और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हम इस बुलेटिन में करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बने तनाव की। दरअसल देखिए, मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान में से कोई भी पीछे हटने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ईरान की सत्ता से खामनेई को उखाड़ना चाहते हैं। जेनजी आंदोलन तो अब शांत हो गया है। अब अमेरिका ने ईरान को फ्रांस की खाड़ी में घेर लिया है। साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डों को भी एक्टिव कर दिया है। लेकिन ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करने के बजाय जंगी तैयारी में जुटा हुआ है और अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून में इजरायल से 12 दिनों तक चली लड़ाई के बाद भी ईरान का मिसाइल भंडार भरा हुआ है और रिपोर्ट में चेतावनी यह दी गई है कि ईरान भले ही कमजोर है, लेकिन वो अमेरिकी हमलों के खिलाफ घातक जवाब देने की ताकत अब भी रखता है। और सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमला करने में देरी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम एंट्रीमेंट को हमेशा के लिए खत्म कर दे और साथ ही ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या और रेंज को भी सीमित कर दे। और तीसरा, हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे क्षेत्रीय आतंकी संगठनों को समर्थन देना भी बंद करे। लेकिन ईरान सरेंडर करने के बजाय हमले की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हालात और जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, आखिर आगे क्या संकेत इसके मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हूती, हिजबुल्ला, खामनेई की ताकत किस तरीके से बन रहे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझा देते हैं। देखिए, खामनेई को हूती, हिजबुल्ला का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में मजबूती ईरान को मिलती हुई नजर आ रही है। हूती, हिजबुल्ला के लड़ाकों से भी ताकत मिल रही है ईरान को। इसके अलावा हिजबुल्ला, हूती के पास 4 लाख लड़ाके हैं जो ईरान को समर्थन देंगे। हिजबुल्ला, हूती के पास रॉकेट लॉन्चर भी है। तो कहीं ना कहीं समझिए कि मजबूती किस तरीके से ईरान को मिलती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट मीडियम रेंज की मिसाइलें भी किसके पास है? हूती और हिजबुल्ला के पास। अमेरिकी अड्डों और इजराइल को लेकर भी देखिए जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से वहां पर तैयारी हो रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर किसके पास कितनी ताकत है, अमेरिका या फिर ईरान। देखिए, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 8 लाख रिजर्व सैनिक है, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है, यानी कि सैन्य क्षमता आप देख लीजिए। विमानों की संख्या कितनी है? 13,209, 551 किसके पास है? ईरान के पास है। इसके अलावा फाइटर जेट देखिए 1854, जबकि 40 फाइटर जेट सिर्फ ईरान के पास है। यानी कि ताकत का आकलन हमने कर लिया। अब खामनेई की खुंखार मुस्लिम सेना को भी जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, 7 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक किसके पास है? ईरान के पास है इस वक्त। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि देखिए IRGC ईरान की प्रभावशाली सैन्य शक्ति है और इसी के बल पर लगातार ईरान जो ये कह रहा है कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। ग्राउंड फोर्स, नेवी फोर्स भी पूरी तरीके से इस वक्त मैनेज होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में मिसाइलों का जखीरा भी IRGC के पास है। यानी कि आप कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर तैयारियां दोनों तरफ से हो रही है। हमने क्षमता भी बताई, सैन्य क्षमता आखिर किसकी मजबूत है। लेकिन फिर भी अगर हम ईरान के इरादों को समझें तो आखिर ईरान क्या कर सकता है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी बख्शी सर। ये एक तरफ देखिए तैयारियां, तनावपूर्ण स्थिति जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बनी हुई है इस वक्त, क्या समझ आ रहा है? क्या वाकई में अमेरिका या फिर ईरान हमले करने की तैयारी, या फिर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है? क्या आकलन आप कर पा रहे हैं सर? पुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। एंड तेजावत साहब के साथ में फिर मैं आया, बहुत खुशी है। सबसे बड़ी बात यह है, ये इतना इम्पोर्टेंट इवेंट चल रहा है, पर मैं आपको एक थोड़ा ध्यान आपका कितना एक जगह ले जाता हूँ। एक नॉवल, एक स्टोरी है जो लखनऊ की स्टोरी है, जिसको कहते हैं दो बांके। दो बांकों में जब लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को काफी धमकाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली लड़ना नहीं चाहते। तो ये इस समय स्थिति वो है, दोनों चाहते हैं कि बिना लड़ाई के काम निकल जाए। अमेरिका भी नहीं चाहता और ईरान भी नहीं चाहता, पर तैयारी दोनों की है। और मैं आपको बता दूं, ईरान जो है हथियार नहीं डालेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, पर वेट कर रहा है। उसको पता है कि अमेरिका स्ट्रांग है,
पर अमेरिका का जहाजी बेड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज ने कहा है प्लीज डोंट यूज आवर टेरिटरी फॉर अटैक। तो उसको अपनी गन बोट डिप्लोमेसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लोमेसी भी लगानी पड़ रही है। तो अपने मिसाइल कैरियर्स और एयरक्राफ्ट एब्राहम लिंकन आ रहा है। अब वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। ईरान ने पूरा का पूरा अपना चाइना के थ्रू अपना पूरा का पूरा एम्यूनिशन तैयार कर रहा है। जो यूक्रेन का और रशिया का जो इक्वेशन थी वो यहाँ पे ईरान और अमेरिका की इक्वेशन बन रही है विद चाइना एंड रशिया सपोर्टिंग ईरान, जैसे नेटो सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को। ये सारा का सारा गेम वो रिपीट होने वाला है। और मैं बता दूं, कोई लड़ाई में शर्म नहीं है ईरान को। अभी लड़ाई 4 महीने पहले इसराइल से लड़ाई करके हटा है। इस समय ईरान जो अमेरिका है वो इसराइल और सऊदी अरेबिया के साथ में उसने मीटिंग भी करी है कि क्या करे। ईरान इसराइल इज रेडी टू अटैक, वो बेलिजरेंट है। सऊदी अरेबिया कह रहा है जहां तक हो सके आप हमको माफ करिए, लड़ाई मत करिए। वो बहुत ही अपना इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ट्रेड पे ज्यादा सऊदी अरेबिया ध्यान देना चाहता है। और वो कह रहा है कि आप हमारी भूमि का इस्तेमाल मत करिए और लड़िए मत। पर वो कोई ईरान की तरफ नहीं जाएगा, ये मैं बता दूं। कोई भी इस्लामिक कंट्री ईरान की तरफ नहीं जाएगा। हिजबुल्लाह, हूती और हमास ये बिल्कुल रेडी हो रहे हैं जी। ये जो IRGC है, ये एक बार अटैक हुआ तो ये ग्राउंड पे होंगे। आप अमेरिका की जितनी भी लैंड फोर्सेस को गिना दीजिए, कोई काम नहीं आएगी यहाँ पे, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू डू अ नॉर्मैंडी टाइप लैंडिंग हियर। वो होगा एरियल अटैक। एरियल अटैक में वो इतना विध्वंस करने की कोशिश करेंगे कि रिजीम चेंज हो जाए, वो नहीं होगी। वो भी बता दें आपको। ये समय अब और ईरान को पता चल गया है और ईरान ने अपना सिविल डिफेंस पिछली लड़ाई के बाद तगड़ा कर दिया है। हमने ऑब्जर्व किया था पिछली बार तो उनके पास कुछ नहीं था, बट उन्होंने अब अपने मेट्रो रेलवे स्टेशन वगैरह को अंडरग्राउंड बंकर बना दिया है। ये बहुत ही एक सिविल डिफेंस में बड़ा तब्दीली लाई है। ये इनके ऊपर इनको रिमार्क था इनको ऊपर। यहाँ की लोकल एम्बेसी ने ये ओपनली कहा था यस वी एग्री कि हमारा सिविल डिफेंस वीक है। तो यहाँ पे उनकी बड़ी बर्बादी होगी। ईरान की अभी भी पूरा सिविल डिफेंस तैयार नहीं है, ये ईरान को पता है। तो इस समय हमें देखना है किस बिहाफ पर, क्योंकि देखिए आपने कहा कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन आखिर किस बिहाफ पर ईरान जो बार बार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और ये कर रहा है, कह रहा है कि हम जमीनी स्तर पर हम देखिए आपको मैं बता दूं, अगर उसने अपनी मिसाइल्स का अटैक किया उसकी फ्लीट के ऊपर, बिलीव यू मी, वो 30 to 40% मिसाइल विल गो थ्रू द अटैक। और एक बार एक मिसाइल किसी भी शिप को लगेगी वो बचेगा नहीं। ये हमने तो नेवल एक्शन देखा हुआ है। मैं आई टेल यू कि इतना आज बातें, एक टॉर्पिडो लग जाता है तो वो शिप डूब जाता है। अब मिसाइल की बात कर रही हैं, पर ईरान, दैट इज व्हाई अमेरिका सिर्फ भड़की धमकी दे रहा है कि अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ। ये एटीट्यूड लिया हुआ है और पास आता जा रहा है। हाँ, अगर लिमिटेड एयर अटैक किए उसने, ईरान जो है अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। और अगर मैं आपको बता दूं, आपको मैं लिख के देता हूं, अगर 3 मिसाइल भी गिरती है अमेरिकन मेनलैंड के ऊपर, अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। पॉलिटिकली ट्रंप बिल्कुल ऐसा वीक हो जाएगा कि ही विल बी रिमूव्ड। अमेरिका डज नॉट हैव स्टमक टू फाइट ऑन देयर मेनलैंड। वो दूसरे की कंट्री में जाके लड़ सकता है, दूसरे को बर्बाद कर सकता है। और अभी यहां से बॉडी बैग्स जब वापस जाएंगे, अमेरिका विल हैव, अमेरिका का इतना ज्यादा रोष पैदा होगा जैसे कि वियतनाम की लड़ाई के टाइम हो रहा था। या अब ये होगा, अमेरिका ने सीख लिया है कि हम फालतू में, उसके लोग कहते हैं आप फालतू में जाके हर जगह लड़ाई करते हो। और दे आर नॉट विद ट्रंप। आधी जनता जो अमेरिका की, दे आर नॉट विद ट्रंप ऑन दिस ईरान में। हाँ, ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ईरान में जो वायलेंस चल रही है और लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो प्रकोप लगा हुआ है, उस पे पूरा यूरोपियन यूनियन एक्शन लेने को तैयार है। उस पे प्रतिबंध लगेंगे, एरियल अटैक हो सकते हैं। एरियल अटैक ईरान सह लेगा, चाहे ज्यादा लोग मरे, उससे आप जीत नहीं सकते। और हिस्ट्री में कभी भी एरियल अटैक ने विक्ट्री नहीं दिलाई, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अनटिल एंड अनलेस आपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, जो सिर्फ एक बार हुआ है। आपने पूरी जर्मनी, पूरा ग्रेट ब्रिटेन ध्वस्त हो गया था एरियल अटैक से, पर विक्ट्री नहीं मिली थी। विक्ट्री तो तब मिलती है जब आप उसके लैंड को ऑक्यूपाई करो, वो है नहीं।
ठीक है सर। बस। अरविंद सिंह जी, अब देखिए, क्योंकि सर को आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या हो सकता है अगर ईरान हमला करता है, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी, एक तरफ तो देखिए अब ईरान धमकी दे रहा है, यानी कि जो अमेरिका कहता है उसका पलटवार तुरंत दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका माकूल तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। तो ये जो दोहरी बातें सामने आ रही है, इसे किस तरीके से समझा जाए सर? पहले तो बहुत बहुत आभार बख्शी साहब का और पुनीता जी आपका, एंड इट्स ऑलवेज ऑनर फॉर मी टू शेयर अ पैनल विद बख्शी साहब एंड टू हैव इंटरेक्शन विद यू पुनीता। मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। ईरान के पास इसके अलावा और क्या रास्ता ही क्या है? अमेरिका ने उसको जिस दोहराए पे खड़ा किया है उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरी बात यह भी है कि बाकी की जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे जिस तरीके की रिजीम है वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर सकती है, पर ईरान के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे वो सामंती ढांचे की सरकार नहीं है जैसे कि बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज में है। और दूसरी बात है कि ईरान हमेशा से ये दावा करता रहा है कि वह पूरी ही मुस्लिम दुनिया, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है। अगर वह घुटने टेक देगा तो उसकी जो लीडरशिप है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ईरान के लिए अपने डिफेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका को वो बताना चाहता है कि ईरान इतना कमजोर नहीं है, और जो मैं बोल रहा हूँ ठीक वो कि वही वाक्य जो ईरानी विदेश मंत्री है वो बोल रहे हैं। तो ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं है, और ये एक तरीके से प्रोटेस्ट है क्योंकि पूरी ही वेस्ट एशिया को अमेरिका निगल जाना चाहता है। और बख्शी साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक एक चीज को ठीक से बताया है, क्योंकि डर दोनों ही तरफ है। मैं एक ऐतिहासिक लड़ाई से अगर उदाहरण लूं तो जैसे खानवा की लड़ाई से पहले राणा सांगा और बाबर के दोनों के दिलों में एक खास तरीके का डर था कि अब आगे क्या होगा, ठीक वैसा ही हाल है। क्योंकि अगर हवाई हमले होते हैं तो वहां तो अमेरिका ठीक ठाक कर लेगा, पर अगर वह जमीन पे आता है और अगर सैनिक संघर्ष जमीन तक उतर आता है तो ऐसे हालत में अमेरिका के पांव टिकने बहुत मुश्किल है। और बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक दो मिसाइल भी अगर अमेरिका के मेन लैंड तक पहुंच गए तो वहां की जनता ये ऐसी है नहीं कि वो ज्यादा बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वहां की जनता को ये पता है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है वहां की कॉर्पोरेट लॉबी, वहां के जो खासकर हथियार बनाने वाले, तेल बनाने वाले, बेचने वाले, उन सब लोगों के फायदे के लिए ये किया जा रहा है। इसलिए वहां की जनता में एक खास तरीके का विद्रोह भड़कने की उम्मीद है। और अगर ये लड़ाई फैलती है तो इस्लामिक नेशनलिज्म के नाम पर पूरा ही वेस्ट एशिया सुलग सकता है। और यह भी सच है कि चीन, जैसा कि बख्शी साहब ने भी बताया, कि चीन की जो तमाम जो चीजें हैं वो पर्दे के पीछे वो मदद कर रही है। तो ऐसे में ईरान को इतना कमजोर आंकना अमेरिका के लिए ठीक वैसी ही गलती होगी जैसा कि रूस ने यूक्रेन को कमजोर आंका। पुनीता जी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि अगर हम जमीनी स्तर हमले की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं सर कि जो ईरान है वो अब किस तरीके से खाड़ी की ओर अपनी सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ा रहा है, यानी कि 2000 से ज्यादा सैनिक की तैनाती वहां पर कर दी गई है ईरान की तरफ से। तो ऐसे में सर, प्रफुल्ल सर, मेरा आपसे सवाल होगा कि ये जो फारस की खाड़ी में 2000 सैनिकों की तैनाती ईरान की तरफ से की गई है, इसके पीछे का मकसद जरा समझाइए। क्या ईरान अब ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि जो अमेरिका का सैन्य बेस है उस पर सीधा अटैक किया जाए, टारगेट किया जाए? देखिए, वो अमेरिका, ईरान ने कई बार किया है। उन्होंने उनकी गन बोट्स ने उनको डायरेक्ट मिसाइल बोट्स पे अटैक किया है। यूएसएस कोल को डुबोया था, आपको पता होना चाहिए। तो ये ईरान की कैपेबिलिटी है। और अगर किसी जगह पे उन्होंने देखा कि उनके लिमिटेड सैनिक हैं और वो दे विल कैरी आउट अ मेजर्ड अटैक, वो करेंगे, पर वो हैरेसमेंट होगा, वो अमेरिका के लिए हैरेसमेंट होगा। और जैसे अभी तेजावत साहब बोल रहे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये जब लैंड की लड़ाई होती है, और मैंने पहले बताया था, उसमें अमेरिका को स्टमक ही नहीं है। दे डोंट हैव द स्टमक फॉर लैंड फाइट। क्योंकि वो इराक में भी देखा था कि जब तक टोटल उनका फायर पावर उनके साथ थी, जब तक टोटल सरेंडर कर रहे थे, तब तक तो वो टाइगर बने रहते हैं। जहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है
वो जम के उनका सामना होता है, वहां पे उनको प्रॉब्लम खड़ी होती है, चाहे कितना भी वो लेकिन अमेरिका का जो सेंटकॉम है, क्या वो ईरान के हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त है क्या सर? देखिए, ईरान अगर ऑपरेशन करेगा, हाँ। उनके ऊपर अटैक करेगा फिजिकल, तो उसको निपट लेंगे। पर सेंटकॉम अपना सिर्फ एरियल अटैक से काम कर सकता है। हाँ, अच्छा। वो शिपिंग को रोकेगा, वो ब्लॉकेड लगाएगा, इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेगा, वो ट्राई करेगा। पर आप देखेंगे जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात आएगी, तो इस्लामिक कंट्रीज नहीं सपोर्ट करेंगे अमेरिका को। ये भी बात सही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रीजनल इकोनॉमी पे असर पड़े, उनके ऊपर असर पड़े। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये कतार, इन्होंने क्लियर बोल दिया है। पर वो अमेरिका से सहानुभूति कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे कोई अप्रिशिएट नहीं करते, पर इससे ज्यादा वो नहीं करेंगे। ये आप बातें, हाँ, टर्की जो है वो बेलिजरेंट बैठा हुआ है, वो हद पार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टर्की को अपना प्रूव करना है, उसको अपना नेटो के और यूरोपियन यूनियन को दिखाना है कि मैं भी आपका हिस्सा हूं। वो ट्राई कर रहा है इसके लिए, तो ये बात है। पर वो ईरानी कहीं भी अपना सैनिक लगा दे, वो दे कैन नॉट डू ऑफेंसिव, वो सिर्फ डिफेंसिव पे ही रहेंगे और लिमिटेड ऑफेंस करेंगे, दैट इज विच विल बी ऑफ नो मच वैल्यू। वो इतना होगा। हाँ, ईरान जो है, जो निरंतर उनके ऊपर जो अटैक करेगा उनकी फ्लीट के ऊपर, बिलीव यू मी, एक भी जहाज डूबा, फिर देखना आप तमाशा, एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स। वो बहुत महंगा पड़ेगा अमेरिका के लिए, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि बॉडी बैग्स वापस जाए। ये एक बात, ईरान डर जाए, बस वो किसी तरीके से डराना चाहते हैं, रिजीम चेंज हो जाए। और ये लेकिन सर, जो ईरान तैयारी कर रहा है, जो बार बार धमकी दी जा रही है, विदेश मंत्री की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, उनके बयानों से या फिर तैयारियों से लग नहीं रहा कि ईरान डरा हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये बताने की कोशिश की हम भी मजबूत स्थिति में हैं? एग्जैक्टली, ईरान बता रहा है कि आप जब सावधान रहिए, अगर आपने हद पार करी तो मैं ये कर दूंगा और सब। वो ठीक है, एब्सोल्युटली एनी कंट्री विच इज ऑन डिफेंस विल डू दैट। अमेरिका की ये करेक्ट पॉलिसी है। और अगर थोड़ा प्रदर्शन भी करेगा अपनी फोर्स का, वो करेगा। तो दो तीन जगह अगर कोई ऑड आइलैंड होगा, कहीं होगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा। उनके पास गन बोट्स, बड़ी इफेक्टिव गन बोट्स है ईरान के पास में, उनकी शिपिंग वगैरह के ऊपर वो लिमिटेड अटैक्स कर सकता है। पर ये सिर्फ नॉर्मल टैक्टिकल एक्शंस होंगे, ये आउटकम नहीं करेंगे लड़ाई का। और अब जहां तक कि मेरा सवाल ये है कि अमेरिका कह रहा है कि तुम एग्री कर जाओ कि तुम अपना न्यूक्लियर लिमिटेशन और मिसाइल लिमिटेशन पर साइन करोगे और ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करोगे, हम हैप्पी हैं। सी, उन्होंने कंडीशन भी रख दी है ईरान के लिए कि आप ये कर दीजिए, हम करेंगे। तो मैं तो लग रहा है दोनों साइड चाहती हैं किसी तरीके से ये घड़ी टल जाए, पर हमारी नाक बजी रहे। अब अमेरिका में जब कैसे वापस जाएगा, उसके किस मुंह से वापस जाएगा, जब इतना सब कुछ कहने के बाद, आने के बाद, अब वो रिट्रीट कैसे करे? उसको भी कोई खुला दरवाजा चाहिए। तो बिल्ली है तो उसको कोई रास्ता चाहिए कि कहां से निकले। दोनों की ये हालत है, दोनों नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, और मैं आपसे लूंगी अब अरविंद सिंह सर, क्योंकि देखिए आपने सर को सुना अब कि किस तरीके से प्रेशर बनाने की बेसिकली यहाँ पर कोशिश हो रही है, और अभी हमले को लेकर जिस तरीके से उनका आकलन है कि अभी नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमला होता है किसी भी देश की तरफ से, तो किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा हमले के बाद, और क्या स्थिति हो सकती है, और किस देश पर इस हमले का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो मुझे लगता है कि भारत पे इस हमले का काफी असर दिखेगा। पर मुझे यह भी है कि बख्शी साहब की एक बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि शायद ईरान जो है वो सीधा सीधा अमेरिका से न लड़े, उसका पूरा का पूरा जो अटैक होगा वो